ठीक है, ठीक है, इसको समझ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज कैपिटल एन, और ये कहना चाह रहा है कि एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी हैज सच रिलेशन कि पावर सेट ऑफ ए में पावर सेट ऑफ बी से 48 एलिमेंट ज्यादा, ये कहना चाह रहा है। अब जरा बताइए कि पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, जितना उस सेट का सबसेट होता होगा। यस सर। ठीक है, तो ए में एम एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए के पावर सेट में टोटल कितना एलिमेंट होगा, 2 raised to the power m, है ना। और बी में एन एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, 2 raised to the power 2 power n प्लस ये 48, ये भी 2 के पावर के फॉर्म में लिखा आ सकता है। लिख लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 3 into 2 raised power 4, नहीं यस सर। कितना चलेगा आपको। ठीक है, 2 raised power 4 कॉमन ले लीजिए, 2 raised power 4 कॉमन ले लें, तो अभी देख के लगता है कि n must be 4, तभी दोनों साइड बराबर हो सकता है। n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो आप 2 raised power 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 3 आ जाएगा। ये फिर 2 के पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। वरना किसी भी कीमत पर जब n कैपिटल N 4 के अलावा कुछ और होगा, तो ये नंबर कभी इवन नहीं आ सकता, ऑड ही आएगा ना, नहीं, क्योंकि 3 तो ऑड है। यस सर। और यहाँ पर मान लीजिए 4 से ज्यादा थोड़ा भी हुआ तो इवन हो जाएगा, एंड ऑड प्लस इवन इज ऑड। ऑड नंबर को 2 के पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए कैपिटल N हैज टू बी 4। ठीक है, तो इसलिए 2 raised पर कितना आ गया, 6, तो करिस्पॉन्डिंग कैपिटल M विल बी 6। हो गया, क्या पूछ रहा था, यस सर। वैल्यू ऑफ M एंड N, ये तो पूछ रहा है। ठीक है, M 6 है और N 4। हो गया आपके सवाल का जवाब यस सर, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। है। हाँ ठीक है ना, वो स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ था, उल्टा सीधा दिया हुआ है कि 2 डिफरेंट सेट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स M और N है, और कहता है M और N इक्वल है। ठीक है, ये देना चाहिए, तब तो अपने आप कर लेंगे। ठीक, और एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो यही सब टेक्निक अपनाएंगे तभी सॉल्व हो पाएगा, है ना। सीधे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है, 2 है, M और N। इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल बात होगी तभी आकर के हो सकता है, वरना नहीं सॉल्व होगा। नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो तब आप उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक होगा जिससे कि वो सॉल्व होगा, भाई जो सॉल्व होने लायक होगा तब, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया सुरक्षित। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, अब और आप खुल करके करेंगे सॉल्व। कहाँ तक हुआ था इसमें लास्ट, जो मैं, अच्छा फैमिली ऑफ, है ना, ये फैमिली ऑफ लाइन। तो देखिए इस फैमिली ऑफ लाइंस में हमने ये सीखा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस का एक मेंबर कोई होगा जो किसी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक ही लाइन होती है और वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा AP, है ना। और वो लाइन कैसी होगी, जो P से पास होती हो और AP पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लाइन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज वन यूनिक। उससे कम डिस्टेंस पर पूछे तो 2 लाइन, है ना, कम डिस्टेंस पर। जैसे ये AP इज 5, तो 5 से कम डिस्टेंस पर पूछे तो 2 लाइन, एक 4 पर पूछे तो जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन। लेकिन 5 से ज्यादा पर पूछे तो कोई भी लाइन नहीं होगी जो P से पास हो जाए और A से उसका डिस्टेंस 5 से ज्यादा हो जाए, कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि AP इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल लाइंस ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से। और मिनिमम डिस्टेंस पर पूछे
तो पी से पास होने, पी और ए दोनों से पास होने वाली लाइन, तो उस लाइन को ए से पास करवा देना है। तो मिनिमम डिस्टेंस पर भी एक लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी एक लाइन, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में पूछे तो दो लाइन, मैक्सिमम से पूछे तो कभी कोई लाइन होगी ही नहीं। ये 3 तरह का जवाब आपका होगा। ठीक है, कि मिनिमम या मैक्सिमम पूछा तो एक एक लाइन, मिनिमम डिस्टेंस पर लाइन पूछे तो इसका मतलब लाइन शुड पास थ्रू दैट पॉइंट, तो ए से पास करवा देना है, ए के कोऑर्डिनेट से उसको सेटिस्फाई करवा करके लैम्डा निकाल लेना है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस पर पूछे तो एपी को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप निकालिए, उससे पी से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे परपेंडिकुलर वाले से, m1 m2 -1 से। तो पी से पास होने वाली लाइन जो एपी के परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन लिख डालें, हो जाएगा। एक चीज हमने ये सीखा। दूसरा रिवर्स एप्लीकेशन। रिवर्स एप्लीकेशन ये कि एबीसी में कुछ रिलेशन दे दिया और तब कहता है आपको कि जैसे एबीसी कह दिया एपी में, तो कहता है कि सो दैट ऑल लाइंस ऑफ दिस फॉर्म ax + by + c = 0 आर कनकरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब एबीसी एपी में रखते हुए इनफाइनाइट ट्रिपलेट तैयार कर सकते हैं, नहीं ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, कॉमन डिफरेंस उसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रिपलेट एबीसी तैयार होगा जो कि एपी में हो, उसको यूज करेंगे तो इनफाइनाइट लाइंस ax + by + c = 0 के फॉर्म की आ जाएगी। तो कह रहा है कि इस तरह की जितनी भी लाइंस निकल के आएंगी वो सारी लाइन किसी कॉमन पॉइंट से पास होगी। अब कह रहा है आपसे कि उस कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, समझ गए? तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन से आप एक रिलेशन निकाल लिए, b = a + c/2, क्योंकि एबीसी एपी में है। अब b की वैल्यू को दिए गए लाइन के इक्वेशन में डाल दिया। अब दो वेराइटी का कोफिशिएंट होगा, एक a और एक c, इसको हमने सेपरेट कर लिया, समझ गए? अब सेपरेट करने के बाद अब देखिए c/a इसको ड्रॉप कर सकते हैं, या a या c में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा, तभी तो लाइन बचेगी। तो जो भी है a जैसे नॉन जीरो पक्का है, a को ड्रॉप कर लेंगे, तो x + y/2 + c/a को लैम्डा लिख लें, लैम्डा और टाइम्स y/2 + 1 = 0। तब x + y/2 को L1, y/2 + 1 को L2 लेकर L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0। इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ली। या c नॉन जीरो देता तो a/c लिख लेते, तब a/c को लैम्डा ले लेते। दोनों में से कम एक नॉन जीरो होगा ही, तो इसीलिए इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिखा ही जा सकता है। और ये इस फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 = 0 एंड L2 = 0। क्योंकि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिखते थे, एक लाइन का एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे लाइन का एक्सप्रेशन = 0, वेयर लैम्डा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। और ऐसी स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो भी लाइन है सी और ए के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग, वो L1 = 0 L2 = 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। ठीक है, समझ गए इसको? तो इसीलिए ऑल लाइंस आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज 1, -। ये आप स्कूल में ऐसे ही दिखाएं, ठीक है? स्कूल में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया था इसके लिए कि यही चीज कंपटीशन में जब सॉल्व करना हो तो दाएं बाएं हाथ का खेल, जैसे a + c/2 इज b, यही था ABCR in AP, ABCR in AP, इससे ये निकला है ना, ABCR in AP, इससे ये निकला कि b = a + c/2। इसका मतलब a + c = 2b, इसका मतलब a - 2b + c = 0। ये कंडीशन आ गई। अब इसके ठीक नीचे क्या करिए, आप लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ax + by + c = 0। दोनों में कांस्टेंट टर्म को सेम बना लीजिए, कंडीशन जो भी दिया हुआ वो लिखिए और उसके ठीक नीचे में वो लाइन लिख लीजिए, है ना। अब दोनों को कंपेयर करें तो ये कंडीशन तो सही है ना, ये तो गिवन कंडीशन से निकाला गया कंडीशन है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू।
And if this is always true, then this is also a fact that all such lines will be satisfied by 1, -2. नहीं, x के जगह पर 1 और y के जगह पर -2 रखिए, ये इक्वेशन ऊपर वाले कंडीशन में चेंज हो जाएगा। तो चाहे इस शर्त को मानते हुए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी एबीसी का कॉम्बिनेशन ले लें, उसको इसमें यूज करें लाइन के इक्वेशन में, तो पाएंगे आप कि 1, -2 से वो लाइन पास होगी ही होगी। क्यों? तो 1, -2 रखने के बाद ये इक्वेशन ऊपर वाले कंडीशन में चेंज हो जाता है, एंड कंडीशन इज अनकंडीशनली ट्रू। एंड दिस इज आल्सो अ फैक्ट दैट ऑल लाइंस ऑफ दिस फॉर्म will always pass through 1, -2. कब तक? till the condition given is true. इस बात को समझ गए? तो सीधा दोनों को ऊपर नीचे लिख करके कंपेयर करके बता देंगे। तरीका क्या है इसमें? टेक्निक, कांस्टेंट टर्म का साइन, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लीजिए। बाय द मान लीजिए इसमें 2c आता कंडीशन में, तो 2 को ड्रॉप कर लेते, 2 से डिवाइड कर लेते, तब आ जाता ½ a - b + c = 0। तब कंपेयर करके x के जगह पर क्या है, y के जगह पर क्या है, उसको छाप दीजिए, वही x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का। ठीक है, समझ गए? कंपटीशन में आपको ऐसे करना है, क्योंकि वहां तो टाइम बचाना भी एक पार्ट होता है, और स्कूल में भी ये कॉन्सेप्ट है, स्कूल के सिलेबस में भी ये डाल दिया है, तो आपको स्कूल में ऐसे दिखाना है। समझ गए? स्कूल का अप्रोच जो आपका ये है, और कंडीशन में सीधा कंडीशन आ गई, उसके ठीक नीचे लाइन को छापिए और देखिए x के जगह पर क्या और y के जगह पर क्या रखने के बाद वो कंडीशन आ जाएगी, लाइन का इक्वेशन। सर L1 L2 को 0 क्यों दिया है? किसको? सर L1 और L2 को एंड में 0 क्यों किया? अब तो लाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते तो इक्वेशन आता है, वरना L1 ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन आए, और L1 = 0 एक लाइन है नहीं, और लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना, लाइन का एक्सप्रेशन तो नहीं लिखते हैं। अब समझ गए? जो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, ये देखिए, यही है ना, ये L1 = 0 लाइन है ना, और L1 क्या है? ये एक्सप्रेशन है नहीं है? ये जो है आपका ये L1 एक्सप्रेशन है। ये तो L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0 इज इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। और वो टू लाइंस कौन सी लाइन है? L1 = 0, L2 = 2, यही है ना? यस सर। अब समझ गए? यस सर। ठीक है, तो कंपटीशन का अप्रोच आपका ये होगा और स्कूल का अप्रोच होगा ऊपर वाला। चलिए अब जैसे एक और चीज सिखाता हूं। कहता है कि इफ सम ऑफ algebraic distances of lines of the form of ax plus by plus c = 0 from say 1, 2, 2, 3, 3, -1 is 0। ठीक है, तो कहता है कि then show that all such lines are concurrent। ठीक है, मतलब such lines का मतलब ये is lines of this form are concurrent। ठीक है, देखिए अब यहां पर मैं sum of algebraic distances
इसका जिक्र मैंने किया है। जैसे x1 y1 से कोई पॉइंट x1 y1 है, वहां से किसी लाइन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना AP। तो आप क्या लिखेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखते हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यही आप मॉड हटा दें ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कहलाता है अलजेब्राइक डिस्टेंस। ऑफ a फ्रॉम या ऑफ लाइन फ्रॉम, लाइन का अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम, समझिए दोनों में अंतर, ठीक है। कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव नेगेटिव अपने फेट पर छोड़ दीजिए, लेट इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन इट्स ओन फेट। क्यों, तो पॉइंट जब ऑफ द लाइन है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखने के बाद ax प्लस by प्लस c की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये हम देख चुके हैं पहले ही, है ना। कि जब पॉइंट ऑन द लाइन है इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो राइट साइड 0 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने के बाद। लेकिन जब पॉइंट लाइन के बाहर है, x1 y1 लाइन के बाहर है, तब x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 डालेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू या तो पॉजिटिव आती होगी या नेगेटिव आती होगी, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह का है, लेकिन विच साइन न्यूमरेटर को यूज करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आता हो अपने फेट पर छोड़ दें उसको, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं अलजेब्राइक डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते समय नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। समझ गए दोनों में अंतर, एक्सप्रेशन एक ही जैसा यूज करना है, ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहता है तो ऊपर में मॉड लगा लेते हैं टू सेफगार्ड इट फ्रॉम नेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन जब अलजेब्राइक डिस्टेंस कहता है तो we remove mod sign from the expression for perpendicular distance and leave it on its own fate, whether it tries to become positive or negative, है ना। let it be like this, उसको रहने दीजिए, जो पॉजिटिव आता है पॉजिटिव रहने दीजिए, नेगेटिव आता है नेगेटिव रहने दीजिए। उस डिस्टेंस को कहते हैं अलजेब्राइक डिस्टेंस। अब साफ होगा, क्लियर है। अब इसमें कोई मिलावट तो नहीं। जब कहे आपको सम ऑफ अलजेब्राइक डिस्टेंसेज या अलजेब्राइक सम ऑफ डिस्टेंसेज, दोनों ये स्टेटमेंट यूज करता है ना, सम ऑफ अलजेब्राइक डिस्टेंसेज या अलजेब्राइक सम ऑफ डिस्टेंसेज। तो जैसे ही अलजेब्रा वर्ड यूज किया डिस्टेंस में, तो इसका मतलब साइन आपको अकाउंट करना है, पॉजिटिव आता है एक्सप्रेशन का साइन तो पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव आता है नेगेटिव रखिए, 0 वैल्यू आती है तो 0 ही यूज करना, ठीक है। हम उसे मॉड लगाकर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बनाते, लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसे कहते हैं अलजेब्राइक डिस्टेंस। तो अब देखिए, अब जो कह रहा है आपको, जो कंडीशन दिया है कि 1, 2, 2, 3, 3, -1 से इन इस लाइन के अलजेब्राइक डिस्टेंसेज का सम 0 है, हो सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कहता है 0, तो इसका मतलब तीनों का तीनों पॉइंट लाइन पर लाई करना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0 डिस्टेंस की जब बात करें तब। लेकिन अलजेब्राइक डिस्टेंस कहता है तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो few are negative, few are positive, then sum total can be 0, हो सकता है। अब जरा देखिए 1, 2 से लिखें तो लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस c और अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम 1, 2 प्लस नेक्स्ट 2, 3 से अलजेब्राइक डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 2a प्लस 3b प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट कहां से है, 3, -1 तो 3a माइनस b प्लस c
divided by root a square plus b square. This is 0. This is given. Sum of algebraic distances of the line from the 3 given points is 0. ये given है. अब चलिए, अब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, राइट साइड भेज दीजिए उसको. अब न्यूमरेटर को सबको ऐड कर लिए, 2a 3a 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 6a प्लस 5b माइनस b 4b और प्लस 3c इक्वल टू 0. आ गया, ये गिवन है. यस अब देखिए, अब जैसे अब आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कंपटीशन का है, यूजुअली ये सब कंपटीशन में ही देता है, तो 3 को ड्रॉप कर दीजिए, तो 2a प्लस 4/3b एंड प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, लिख लिए. अब क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे लाइन लिख लीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब कंपेयर कर लीजिए, जब ये कंडीशन सही है, ये बात भी सही होगी कि ये लाइन कहां से पास होती होगी, 2, 4/3 से. Lines of this form are concurrent and the point of concurrency is 2, 4/3. This is point of concurrence. ठीक है, अब यही स्कूल में पूछे तो c की वैल्यू निकालकर लाइन के इक्वेशन में डाल दीजिए, ax प्लस by और यहाँ पर लिख देंगे -2a माइनस 4/3b इक्वल टू 0. यहां से c की वैल्यू निकालकर डाल. अब a वाले को एक साइड करिए और b वाले को दूसरी तरफ, y माइनस 4/3 इक्वल टू 0. अब a और b में से कम एक तो नॉन जीरो होगा, तभी तो ये कंडीशन है. तो से a इज नॉन जीरो, a से डिवाइड कर दीजिए, y माइनस 4/3 इक्वल टू 0 इफ a इज नॉन जीरो. यहाँ लिखते हुए कर देंगे, नहीं दिया हुआ है तो. अब देखिए, अब इस इक्वेशन का फॉर्म इस तरह का है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0. ये एक लाइन का एक्सप्रेशन है, ये भी एक लाइन का एक्सप्रेशन है. तो L1 L2 जो लिखते हैं एक्सप्रेशन के लिए, और ये इक्वेशन किसका होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2. ठीक है, जिसका द लाइंस ऑफ दिस फॉर्म आर कंकरेंट and point of concurrency can be found by solving the two equations simultaneously. X minus 2 equal to 0 और ये हो गया y minus 4/3 equal to 0. X coordinate of point of intersection will be 2, y coordinate will be 4. हो गया, यही आपका ये स्कूल का अप्रोच है और ये कंपटीशन में वही आंसर लिख देना है. ठीक है, तो होपफुली हो जाएगा ये. यस सर. जाएगा. अब देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली. अब देखिए, अब जैसे कहता है कि कोई 3 लाइन कंकरेंट है ना, द 3 लाइंस आर कंकरेंट, तो उसके लिए क्या कंडीशन, इफ द लाइंस से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y and plus c3 equal to 0. These 3 lines are concurrent. ठीक है, तो देखिए, अब यहीं से सब कुछ आ जाए. इसका मतलब क्या है, 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास होती है, यही इसका मतलब है ना. ठीक है, कि 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास होती होगी. यही आपका L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, तो तीसरी लाइन का फॉर्म पक्का ये होगा, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा और अदर, तभी जाकर के लाइन कंकरेंट हो सकती है. ठीक है, इस बात को समझ गए. ठीक है, कि L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन इसी तरह से लिखते हैं. जब ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो थर्ड लाइन ये इसी तरह की लाइन होगी, इसी में लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ रख करके आप थर्ड लाइन की इक्वेशन लाएंगे. यही आपका से L1 इक्वल टू 0 है और ये आपका L2 था एक्सप्रेशन. ठीक है, इसको मैं L3 कह देता हूं, तो ये आपका यही L3 इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर सम लैम्डा. अब जरा देखिए, A1
a1x plus b1y plus c1 and plus lambda times a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं a1 प्लस लैम्डा a2 x b1 प्लस लैम्डा b2 y एंड c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। ये हो गया और यही आपका L3 होगा, है ना। अब L3 मैं लिख देता हूं a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। द टू लाइन्स मस्ट बी सेम फॉर सम लैम्डा। होना चाहिए तभी जाकर के लाइन कंकरेंट होगी। समझ गए? ठीक है, तो अब देखिए अभी मैं बता देता हूं और बाद में जब जैसे डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ेंगे तब जाकर के आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पता चलेगा। जैसे देखिए तीनों लाइन के इक्वेशन से कोफिशिएंट ले लिए। पहले लाइन के इक्वेशन में क्या था, a1 b1 और c1। दूसरे लाइन के इक्वेशन में a2 b2 और c2 और तीसरी लाइन है उसमें कोफिशिएंट है a3 b3 और c3। इससे जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इस डिटर्मिनेंट को निकाले तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए क्यों? तो जैसे देखिए a3 सिंपलेस्ट रेशियो मैं ले लेता हूं, a3 विल बी इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा a2, b3 विल बी इक्वल टू b1 प्लस लैम्डा b2। सिंपलेस्ट रेशियो मैं लेता हूं, है ना। और c3 कैन बी इक्वल टू c1 प्लस लैम्डा c2। तो a3 b3 c3 को इन सबसे रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, a3 b3 c3 को आप इससे a1 प्लस लैम्डा a2 b1 प्लस लैम्डा b2 c1 प्लस लैम्डा c2 इससे रिप्लेस आप कर सकते हैं। समझ गए? और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसको रो 3 कहते हैं, इसको रो 2 कहते हैं और ये रो 1 है ना। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो जैसे एक ऑपरेशन इस तरह का करते हैं, r3 गोज टू r3 माइनस r1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ r2, ये कर ले। तो देखिए a3 b3 c3 के जगह पर सब 0 0 हो जाएगा, क्योंकि a3 है a1 प्लस लैम्डा a2। इसमें से आप a1 को माइनस करेंगे और फिर सेकेंड रो में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे। तो a1 और a2 लैम्डा a3 में से माइनस कर दें तो 0 नहीं हो जाएगा। तो थर्ड रो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और सेकेंड जो भी होना है होते रहे, b2 c2। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी डिटर्मिनेंट की। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है, वरना सॉल्व करके आपको दिखाना होगा कि ये 0 होता है, क्योंकि मुश्किल काम है ना, थोड़ा टफ काम है, मुश्किल नहीं है ना, थोड़ा लेंदी होगा। ऐसे अभी रॉ स्टेज में दिखाऊं सॉल्व करके a3 के जगह पर ये b3 के जगह पर रखकर c3 के जगह पर रखकर सॉल्व करेंगे तो सब कट कटा करके 0 हो जाए। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो डायरेक्टली एक रो 0 हो गया। अब एक रो 0 हो गया तो उसी रो के बाद एक्सपेंड करिए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। थर्ड रो के बाद भी एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0। इसलिए तीनों एलिमेंट 0 है तो इसलिए 0 ही हो जाएगी वैल्यू। क्यों? तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया जा सकता है। समझ गए कि a3 के जगह पर इसको रखिए और इस ऑपरेशन का मतलब है कि रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है और इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करेंगे a3 माइनस a1 माइनस लैम्डा a2 तो 0 हो जाएगा। a3 माइनस a1 माइनस लैम्डा a2 ये 0। ऐसे ही b3 माइनस b1 माइनस लैम्डा b2 दिस इज ऑल्सो 0 एंड c3 माइनस c1 माइनस लैम्डा c2 दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो एक रो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अभी आपको यूज करना है और ये कुछ समय के बाद या तो खुद ही समझ जाएंगे, नहीं तो अपने आप में समझा जब डिटर्मिनेंट की बारी आएगी तब, है ना, तब अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये यूज करना है इसको, इफ द 3 लाइन्स आर concurrent then determinant formed by their coefficients
must be 0. ठीक है, तो दिस implies A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 must be 0. कब? If the three lines, the three given lines are concurrent. समझ गए? तो तीनों लाइन के इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ले लीजिए और उसे डिटरमिनेंट बनाइए। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब लाइंस आर कंकरेंट। ठीक है, लेकिन मतलब ये उल्टा मैंने कह दिया, इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन डिटरमिनेंट विल बी 0, लेकिन इफ द डिटरमिनेंट इज 0 देन द लाइंस आर नॉट, लाइंस नीड नॉट बी कंकरेंट। उल्टा दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, इफ, है ना, मामूली सा अंतर है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3 is 0, then the three lines need not be concurrent. समझिए इसका यूज कब करना है? जब दे दिया कि लाइंस कंकरेंट है तब आप इसको यूज करेंगे, तब ये डिटरमिनेंट कहेंगे कि 0 है। लेकिन डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो जरूरी नहीं कि लाइंस आर कंकरेंट। क्यों? तो उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइंस कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है और ऑफ कोर्स डिफरेंट लाइंस है, तो दे वोंट मीट। ये तीनों कभी आपस में, ये दो भी कभी आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके कोफिशिएंट से जब डिटरमिनेंट तैयार करेंगे, ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? क्यों? तो थर्ड कॉलम के बाद एक्सपेंड करिए, तो 1 थर्ड कॉलम के बाद इसके बाद एक्सपेंड करते हैं, 1 और इंटू 1 माइनस 1 गया, -2 और इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 और इंटू 1 माइनस 1, दिस इज 0। और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। या तो एक रो या एक कॉलम आइडेंटिकली 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट विल बी 0, या दो रो या दो कॉलम कम से कम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जो सामने है, जो आइडेंटिकल है उसको छोड़कर तीसरे के बाद एक्सपेंड कर लीजिए, रो तो रो, कॉलम तो कॉलम, अपने आप उसको ढक करके जो आप लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 0 होते जाएगा। और दूसरा जो अभी पहले हुआ था कि एक रो ही 0 है तो उसी के बाद एक्सपेंड करिए तो एलिमेंट ही 0 है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमने किया कि एक रो 0 है तो इसीलिए डिटरमिनेंट 0, या दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट 0। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए कि कब यूज करना है? जब आपको दे दिया कि 3 लाइंस आर कंकरेंट तब आप डिटरमिनेंट 0 करेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा इफ द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ द 3 गिवन लाइंस इज 0 देन द 3 लाइंस आर कंकरेंट, तो कहेंगे नो, नहीं, नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देयर इज सम डाउट। तो कैसे? तो वो तीनों लाइन पैरेलल भी हो सकती है, समझ गए? उनमें से कोई दो लाइन आइडेंटिकल भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए डिटरमिनेंट 0 हो तो इसका मतलब लाइंस कंकरेंट है, कोई जरूरी, इसी को समझ गए? तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज बहुत जगह पर करवा लेता है, तो इसको आपको ढंग से देखना है। अब जरा देखिए, अब जैसे एक मैं लिखता हूं, कहता है if a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, ठीक, और a2x
प्लस B2Y या C और D लिख लीजिए पहले। B2Y एंड प्लस C इक्वल टू 0। फिर A1X प्लस B1Y प्लस D इक्वल टू 0 और A2X प्लस B2Y प्लस D इक्वल टू are the four sides of a parallelogram. Parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम। तो कह रहा है देन फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। समझ गया, उसके डायगोनल का इक्वेशन बता। क्वेश्चन समझ गया होंगे। देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि दोनों पेयर में देखेंगे तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रेशियो में है ना, सेम ही एग्जैक्टली। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो फिगर इज पैरेललोग्राम, एटलीस्ट कम से कम पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। अब उसमें स्पेशल रेक्टेंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, रोम्बस हो जाए, जो ना हो जाए, लेकिन पैरेललोग्राम तो पक्का है। ठीक, अब जरा देखिए, अब कह रहा है आपसे क्या, ABCD है ना, डायगोनल का इक्वेशन बताओ। जैसे मैं इक्वेशन लिख डालता हूँ A1X प्लस B1Y प्लस C इक्वल टू 0 ये है, तो आपका A1X प्लस B1Y प्लस D इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ऐसे ही A2X प्लस B2Y प्लस C इक्वल टू 0 ये है, तो A2X प्लस B2Y प्लस D इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब कह रहा है आपको कि AC और BD का इक्वेशन बताओ। अब मैं इसमें दूसरे टेक्निक का यूज करता हूँ। एक तो सीधा सीधा ब्लंट तरीका क्या होगा कि सॉल्व कर करके ABCD निकालिए। नहीं, एक सीधा सीधा मोटा मोटा तरीका जो होगा कि सॉल्व करके ABCD निकाल लें। ठीक, और दूसरा तरीका क्या होगा, जो इंटेलिजेंट तरीका है, जिसको सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं, वो ये है। और ऑब्वियसली ये फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड है, अभी तो वही सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए, इस A से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस, all lines, equation of all lines through A can be written as A1X plus B1Y plus C plus lambda times A2X plus B2Y plus C equal to 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस थ्रू C ये लिखिए। तो आप ये लिख लेंगे A1X प्लस B1Y प्लस D एंड प्लस म्यू टाइम्स, कुछ अलग हट करके लिखते हैं, यानी कि लैम्डा लैम्डा ये अलग लिखते हैं, A2X प्लस B2Y प्लस D इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेयर म्यू इज रियल नंबर। अब अपना जो ये है अपना डायगोनल, ये वो लाइन है जो दोनों A और C से पास होता हो, ये तो डायगोनल ऐसी है ना, मतलब ऐसी लाइन जिसका इन दोनों फैमिली में आना जाना हो। समझ गए, AC इज कॉमन टू बोथ फैमिली। तो आपको क्या करना है